सर्टिफिकेट के 9 10 नहीं 8 तो डिस्कस किया हमने, 9 कर लिया, 9 कर लिया। बताओ कोई डाउट रह गया हो तो जल्दी कोई डाउट नहीं है 12 का बी और डी। देखो ना 12 में अगर आप चेक करेंगे आप लोगों को उसका बी और डी में आप लोगों को डाउट है, तो बी और डी में पूछा क्या है, जी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है। बी में ये पूछा है कि जी हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब आता है हम उसको क्या लिख लेते हैं, एक्स माइनस ग्रेटर ऑफ एक्स। इंटीजर पे अगर चेक करना है तो आप सबसे पहले 0 से चालू करो। 0 के लिए जब चालू करोगे तो 0 प्लस का आंसर कितना आएगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये 0 गया, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो बचेगा क्या आपके पास फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर है ना, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, और इसमें आप लोग 0 प्लस डाल रहे हो तो 0 को अप्रोच करेगा, राइट। 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी जब 0 माइनस पुट करोगे तो वो भी -1 ही आएगा, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बचा, x प्लस 1। अब x टेंडिंग टू 0 है तो 0 पुट करोगे तो इसका आंसर कितना देगा 2, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x को 0 भी पुट करोगे तो आपका आंसर वही रहेगा ना, √2, सॉरी 2। तो आपका RHS और LHS
सेम नहीं है, तो जीरो पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, राइट। बट हम जीरो पे डिसकंटिन्यूस तो बोल नहीं सकते कि हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि आप लोगों को उतना पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो हम और कोई वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा और आइडिया है कि भाई 1 प्लस रखते हो तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा। उसमें अगर x को अगर आप 1 रखो तो 1 माइनस 1 0, ये 1 को अप्रोच करेगा। 1 माइनस लोगे तो 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 1 माइनस का ग्रेटेस्ट 0 प्लस 1 माइनस का ग्रेटेस्ट 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसमें अगर आपने x को 1 रखा तो आंसर इज 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो आपका अभी आरएचएल रिलेशन सेम आ गया। जबकि नॉर्मली इंटीजर ग्रेटेस्ट होता है तो आरएचएल रिलेशन सेम नहीं आता है, बट इसमें सेम आ रहा है, राइट। तो फिर अब आप लोग x इक्वल 1 के लिए भी वैल्यू चेक करना होगा, और इसमें अगर x को 1 रखोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, और फिर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वापस बना के तो 1 पे फंक्शन देखोगे तो कंटिन्यूस। उन्होंने बोला था कि ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये ट्रू नहीं है, राइट। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में है ना, जब चेक ही करने वैल्यू पुट करो तो 0 1 माइनस 1 ये दो तीन में से पता चल जाता है कि वो स्टेटमेंट में वो सही है कि गलत है। और फिर उसमें डी में बोले कि जी इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। जी कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जी कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बोला है। तो इसमें हर इंटीजर के लिए तो ये फंक्शन आप देखोगे तो जहां पर डिसकंटिन्यूस है वहां तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। अगर मुझे डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना तो फिर कहां चेक करना चाहिए, जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस है। जहां पर डिसकंटिन्यूस है वहां तो कंफर्म नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहीं कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जहां पर डिसकंटिन्यूस हुआ तो कंफर्म डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप 1 प्लस के लिए जब फंक्शन बनाया तो 1 प्लस का फंक्शन क्या बना था, वैल्यू बनाई तो और लिमिट करने के बाद फंक्शन क्या बना था, ये फंक्शन बनाया ना। 1 प्लस का फंक्शन क्या बना है, 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का डिफरेंशिएट 0, 1 का डिफरेंशिएट 0, रूट का जब डिफरेंशिएशन करूंगा अच्छा x माइनस 1 का स्क्वायर का स्पेसिफिक तो सुनो 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा, मॉड लेके आएगा। अब x के लिए अब कैसे पुट कर लो, 1 से बड़ी वैल्यू, अगर 1 से बड़ी वैल्यू रख लो तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन बचा ही कितना से x, राइट। अब यहाँ पर भी अब देखो तो क्या बचा था, रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर बचा था ना, तो रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, एक्स की वैल्यू कैसे ले रहे हो, पॉजिटिव से छोटी ले रहे हो, तो पॉजिटिव, तो वहाँ पर भी मॉड की जरूरत है। आरएचडी और एलएचडी दोनों में सेम फंक्शन बनता है, इसका डिफरेंशियल भी तो सेम ही आएगा दोनों का 1 1, इसका मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस तो है, साथ में डिफरेंशिएबल भी। जबकि उन्होंने बोला था कि नहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हर इंटीजर को गलत स्टेटमेंट। ये सर 14 का डी वाला, 14 का बी वाला, डी the number of points at which the function cannot be differentiable। तो ये मैक्सिमम ले लें, जो तीनों फंक्शन है आपके y इक्वल टू a माइनस एक्स, ये लीनियर फंक्शन है, y इक्वल टू a प्लस एक्स एंड y इक्वल टू b, और इस तीनों में से जहां पर जो मैक्सिमम होगा वो कंसीडर करना है। तो y इक्वल टू a माइनस एक्स, लाइन है, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, लाइन का ग्राफ के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना। एक बार x को 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू a आ जाएगा,
और x को 0 रखूंगा तो y a आएगा, और y को 0 रखूंगा तो x भी a ही आएगा। जिसमें कि ये आप लोगों का a, 0 और 0, a से पास हो रहा है। इसमें x को 0 का तो y a होगा, राइट, बट y को 0 का तो x माइनस a होगा। जिसमें कि ये जो होगा वो ऐसा होगा, जो माइनस a, 0 से पास होगा। ठीक है, y इक्वल टू b, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट कैसी लाइन होगी, पैरेलल है तो x एक्सिस है ना। और क्वेश्चन आप देखोगे तो b a से बड़ा दिया होगा, इसलिए दिया कि पता चले कि b इसके नीचे है कि b इसके ऊपर है। तो b ग्रेटर देन है तो इसके ऊपर होगा, ये y इक्वल टू b की लाइन होगी पासिंग थ्रू 0, b। ये ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, मैक्सिमम। तो आप देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, उसमें मैक्सिमम कौन है, ये वाला, फिर ये वाले पार्ट में ये वाला, फिर ये वाला, ये निकल जाएगा। ये जो मैंने शेडेड पार्ट कर रखा है ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये लाइन कौन सी, y इक्वल टू a माइनस, फिर y इक्वल टू b मैक्सिमम हो जाएगा, फिर y इक्वल टू a प्लस x मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। पूछा ये है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। कितने कॉर्नर पॉइंट है, दो जगह पर डिफरेंशिएबल। तो इसमें तो ग्राफ बना तो पता चल जाएगी। इसके पहले 10 वाले डीटीसी कर लिया करने बाकी। बताओ टेस्ट के डाउट के लिए देखो ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो मुझे मोड हटाने का करना है, राइट। ये x+3 कहाँ ब्रेक होगा, -3 पे। तो कॉर्नर पॉइंट भी कहाँ मिलेगा, -3 पे। पर आपको लेना क्या है, इसका -3 पे ब्रेक हो रहा है तो -3 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। x+3 -3 से बड़ी वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव होगा ना, मोड की जरूरत ही नहीं होगी। और -3 से छोटी वैल्यू के लिए तो मोड हटेगा। तो आगे आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, लेस देन 0, -3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। नेबरहुड वैल्यूज की बात करते हो, जिसमें बड़ा होगा तो मोड की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मोड हटा के नॉर्मल ब्रैकेट डाल देते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको K1 K2 ढूंढना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बोथ जो है वो डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर, x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबल है तो उससे पहले तो कंटिन्यूस होगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी। अगर कंटिन्यूस है बोथ का मतलब हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x कंटिन्यूस है तो
तो 0 प्लस अगर चेक करता हूँ g ऑफ f ऑफ 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन e रेज़ टू x है ना, x ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पर आप लोगों को g ऑफ f ऑफ 0 प्लस का कौन सा फंक्शन हुआ e रेज़ टू x, राइट। इसमें 0 प्लस अगर आप पुट कर ले तो e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, अब 0 के लिए चेक करो ना, तो 0 प्लस किसको अप्रोच करेगा, ये तो ठीक है। अभी e रेज़ टू x की लेते हैं 0 प्लस के लिए। अब ये g का डोमेन कौन हुआ e रेज़ टू x, ये किस में पुट करोगे आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू e रेज़ टू x प्लस k2, उसमें अब x को 0 रख लेता हूँ तो e रेज़ टू 0 1, तो क्या आंसर आ रहा है 4 प्लस k2, ये सब की बात हुई जब 0 प्लस लिया था। अब वही चीज अगर मैं 0 माइनस लेता हूँ तो कौन सा फंक्शन f के लिए माइनस ऑफ x प्लस 3, ये g का डोमेन हुआ, राइट। कहाँ पुट करोगे x स्क्वायर प्लस k1x में, x स्क्वायर जब पुट करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस k1 इंटू x प्लस 3 है ना, x की जगह पर माइनस x प्लस 3 रखूंगा तो माइनस आ जाएगा। अब उसमें अगर x को 0 रखता हूँ तो क्या आएगा 9 माइनस k1, डिफरेंशिएट करता हूँ 0 रखा, सॉरी 0 रखा तो 9 माइनस 3k1, 9 माइनस 3k1। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि 4 प्लस k2 इक्वल टू 9 माइनस 3k1, राइट। एक रिलेशन मिला, बट k1 k2 की वैल्यू चाहिए तो और एक रिलेशन चाहिए, तो और एक रिलेशन चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपका पास फंक्शन बना था जब 0 प्लस के लिए, तो इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4 e रेज़ टू x, तो x को 0 रखूँ दूंगा तो 4, तो RHD का आंसर 4 है। LHD ये फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन तो i ऑफ x प्लस 3 माइनस k1, क्योंकि x प्लस 3 का 1 हो जाएगा, उसमें अगर मैं x को 0 रखूंगा तो 6 माइनस k1, तो 6 माइनस k1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा 4 के इक्वल, तो k1 इक्वल टू 2 है ना, ये k1 की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो 4 प्लस k2 इक्वल टू 9 माइनस 6 तो 3, तो k2 इक्वल टू माइनस 1। अब जब आपके पास k1 k2 आ गया तो पूरा g बन गया, तो फिर ढूंढना क्या था, फिर तब वैल्यू ढूंढना मिल जाएगा, है ना। बोफ ऑफ -4, तो बोफ ऑफ -4 का मतलब क्या होगा g ऑफ f ऑफ -4, फिर -4 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे इन दोनों में से, ऊपर वाला है ना, बट ऊपर वाला जब लोगे तो उसमें मॉड लगा, हाँ, तो फिर जब ऊपर लोगे तो उस टाइम पर फिर वापस मॉड लगाना पड़ेगा आपको, राइट। क्योंकि आप ओरिजिनल को, ये तो मुझे कंटिन्यूटी चेक करने जिसमें मैंने मॉड हटा लिया क्योंकि नेबरहुड वैल्यूज के लिए फाइंड करना, जिसमें नेबरहुड वैल्यूज आपके नेबरहुड के लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज़ तो -4 पे पूछा है, -4 थोड़ी ना 0 का नेबरहुड वैल्यू है, इसलिए उसको वापस ओरिजिनल फंक्शन के हिसाब से मॉड डाल देना, फिर तो वैल्यू ही डाल देनी है। मेन तो था इसमें k1 k2 की वैल्यू ढूंढना, फिर थर्ड वाला
क्या है दीजिए ठीक है देखो तो कैसा है आपको बोला जाता है कि f dash of f of 1 minus 2 है f dash of x greater than equal to 4.2 है और आपको f of 6 की वैल्यू किसकी कौन सी रेंज में लाई करता बताना है तो f dash of x डिफरेंशिएबल है तभी डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन फंक्शन में जाने तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन मेरे पास और मुझे ओरिजिनल फंक्शन में जाना तो क्या करूंगा सीधे साधे इंटीग्रेशन तो आते तो f dash of x का इंटीग्रेशन f of x का डिफरेंशिएशन अच्छा ये पता है ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो सर इनवर्स प्रोसेस तो f of x का डिफरेंशिएट अगर f dash of x है तो f dash of x का इंटीग्रेशन 4.2 का इंटीग्रेशन 4.2 है और इंटीग्रेशन जब खत्म करते हैं कांस्टेंट ऐड होता है ठीक है अब आप लोगों को कांस्टेंट जानना पड़ेगा उसके लिए उन्होंने वो पहले वैल्यू दे रखी है f(1) क्या है इक्वल टू -2 है तो अगर x की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर -2 आएगा यहाँ पर 4.2 आएगा और +3 आएगा तो मुझे पता चले कि 3 कुछ भी कर लो किससे छोटा होगा -6.2 से छोटा ही होगा इसका कि f of x वैसे भी आपको इनइक्वालिटी पता चले f of x की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं चलती है क्वेश्चन के हिसाब से आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है अच्छा एक चीज ये थी कि जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरी इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ा
तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा बिकॉज इंटीग्रेशन करता क्या है, सिंपल से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशियल के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वैसे इंटीग्रेशन के मेन दो ही एप्लीकेशन है, एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, पढ़ोगे इंजीनियरिंग को, पहले था अब नहीं है। तो पर एरिया, तो एरिया अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका एफ ऑफ एक्स, अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है पूरा वो जी ऑफ एक्स से ज्यादा है। तो एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा जी ऑफ एक्स की रेंज से ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो एरिया किसके बड़ा होगा, जिसका रेंज बड़ा होगा। यार तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ तो सीधी सी बात है, जिसका रेंज बड़ा उसका एरिया भी बड़ा। इसीलिए जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो कभी भी आपकी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन क्या करता है, आपको एरिया देता है। एक्स अगर 1 से 3 के बीच में, वाई अगर 1 से 5 के बीच में, तो एरिया किसका बड़ा होगा, 1 से 3 वाले का या 1 से 5 वाले का? 1 से 5 वाले का। तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया तो उसी का बड़ा होगा जिसका रेंज बड़ा है, राइट। इसीलिए मैंने जब यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो मैंने इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया, ठीक है। बाकी वो टी की वैल्यू पता चल गई, टी की वैल्यू पुट करूंगा तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.2x माइनस 6.2, राइट। और फिर ढूंढना क्या था, f ऑफ 6, तो डायरेक्टली x को 6 रखा था, 25.2 है माइनस 6.2 है तो 19 से बड़ा होगा, तो 19 टू इनफाइनाइट, तो ठीक कर दिए। इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सेस कोई यूज नहीं है। 14 एक बार 14 का बोनस ले लेना, बिकॉज इसके अंदर लेबिनिज थ्योरम चाहिए होगा, आप लोगों को भी नहीं आता होगा इंटीग्रेशन के रूल्स वगैरह, ठीक है। 14 छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन में ये जो मॉड एक्स बाय एक्स होता है वो भी डिस्कंटिन्यूअस, मॉड एक्स बाय एक्स जो होगा, जो आपको पता मॉड एक्स बाय एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। x ग्रेटर देन 0 लोगे तो 1 होगा, 1 लेस देन 0 लोगे तो -1 होगा, तो सही आ रहा है। तो फिर ये अगर डिस्कंटिन्यूअस है तो दोनों की वजह से होगा, तो वेरी फास्ट discontinuous at the origin because mod x is discontinuous there. mod x is discontinuous, तो mod x वो दोनों में mod x की बात हो रही है ना। अच्छा, उन लोगों ने discontinuous at the origin because mod x by x is discontinuous by this। ऐसा नहीं है ना कि जो mod की वजह से discontinuous, mod दोनों में है, ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ mod x by x था वो discontinuous हुआ इसलिए पूरा फंक्शन discontinuous हुआ। मतलब ये लोग जब मॉड बोल रहे हैं तब दोनों की बात कर रहे हैं, उसमें भी मॉड का पार्ट नहीं, वैसा भी नहीं है। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, आप सबसे पहले तो क्या करोगे, फंक्शन बनाओगे। आप फंक्शन बनाओगे तो f of x इक्वल टू mod x प्लस mod x by x है, तो ये 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये 0 पे ब्रेक हो रहा है तो मैं जब x ग्रेटर देन 0 लूंगा तो यहाँ पर मुझे mod की जरूरत नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। पर अगर x लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा आप लोगों का, माइनस एक्स माइनस, ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। ये फंक्शन बनने के बाद अगर इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखें तो x को अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरा RHL 1 मिलेगा, मेरा LHL माइनस 1 मिलेगा, तो ये सब डिसकंटिन्यूस है। अब उन्होंने भी बोला डिसकंटिन्यूस है, उन्होंने ये ऑप्शन तो हटा ही दो, BCD तीनों में डिसकंटिन्यूटी की बात हुई है, राइट। बट उनको ये जानना है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से, mod x की वजह से कि mod x by x की वजह से कि दोनों की वजह से। mod x by x ही देखेंगे। देखो अब ऐसा देखा है कि इसके डिसकंटिन्यूटी जब पहले फंक्शन बना बट इसके डिसकंटिन्यू होगा क्योंकि लास्ट में आप पुट क्या करने वाले हो, x को 0 रखोगे तो ये प्लस या माइनस का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका वैल्यू डिफर होने का रीजन ये +1 और इसकी डिसकंटिन्यूटी mod x by x की वजह से,
सी आंसर होना चाहिए। आंसर क्या दिया है? सी। और इसका कोई इससे फर्क इससे नहीं पड़ेगा, कोई जीरो की बात करेगा और कोई पॉइंट वैल्यू होता तो इससे भी फर्क पड़ता। तो जीरो की वजह से प्लस माइनस से मतलब नहीं था उसको। 20 आपको इस केस में क्या ढूंढना है सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले ये ढूंढना है फंक्शन कितनी जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में सबसे पहले? क्योंकि सिग्मा की लिमिट जो है x बिलोंग्स टू s, तो पहले वो s तो पता हो, और s क्या दिया हुआ है? लेट s बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले तो मुझे बताओ फंक्शन कितनी जगह कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। f ऑफ x, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, जबकि इसका ग्राफ ड्रॉ गिवन है ये तो पता चल जाएगा क्योंकि मॉड नॉन डिफरेंशियल कहाँ होता है? जहाँ कॉर्नर पॉइंट देता है सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलेगा? 3 पे। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलेगा? 3 पे। f ऑफ x इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट x इज ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, तो मुझे मॉड की केवल अंदर वाले मॉड की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस मॉड x, राइट। x लेस देन 3 पे मॉड हटेगा तो आगे माइनस लेगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 1। कहाँ पर ब्रेक हो चुका, कहाँ पर कॉर्नर पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है? 3 पे। वापस वो कॉर्नर पॉइंट कहाँ देगा? 5 पे भी देगा, और वो कॉर्नर पॉइंट जो 5 पे दे रहा है अगर वो इस रेंज में आ रहा है तो कंसीडर करूंगा, नहीं आ रहा है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं। ग्रेटर देन 3 में आएगा 5, तो ये ना 3 से बड़ा तो 5, जिसके लिए 5 पे भी कॉर्नर पॉइंट देगा, और यहाँ पर 1 पे 1 3 से बड़ा होता है ये भी देगा। तो कितनी जगह पर कॉर्नर पॉइंट दे रहा है? 3 जगह पर। ये फंक्शन 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये आप लोगों को एस, ये आप लोगों के क्वेश्चन में क्या बोला है? सिग्मा ढूंढना है x बिलोंग्स टू s के लिए, मतलब लास्ट में आपको ये ढूंढना है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5। क्वेश्चन ये तो कर लोगे। इसका ग्राफ बनाना है, कैसा बनेगा? तो जरूरत नहीं, आंसर तो आई गया, बट फिर भी ग्राफ बनाना है, कैसा दिखेगा इसका ग्राफ? सबसे पहले आप ग्राफ किसका बनाओगे? अगर मुझे इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं सबसे पहले ग्राफ किसका बनाऊंगा? मॉड x माइनस 3 का ग्राफ बनाऊंगा, मॉड x माइनस 3 का। तो मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसा होगा? 3 पे कॉर्नर पॉइंट, ये लाइन y इक्वल टू x माइनस 3, ये लाइन y इक्वल टू 3 माइनस, आगे माइनस लगा होगा। ये किसका ग्राफ हुआ? मॉड x माइनस 3 का। आपको उस मॉड x माइनस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस। इस ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये मॉड x माइनस 3 का आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशन सिखा चुका हूँ। ये मॉड x माइनस 3 का ग्राफ है, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? एक ग्राफ से यहाँ फर्क पड़ेगा भाई। मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा था, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव आंसर देगा, तो इसी का नीचे आ जाएगा ना पूरा का पूरा ग्राफ। ऐसा हो जाएगा। ये 3,0, ये किसका ग्राफ हुआ? y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 3 का। अब उसमें क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, मतलब ऐसा हुआ ना y माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्ट किया कितना यूनिट? 2 यूनिट, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। ऊपर y में अगर शिफ्ट करो तो ऊपर जाएगा, राइट, तो ऊपर चला गया। तो ये जो लाइन है 3,0 की, अब ये कौन सा एक्सिस था? एक्सिस जिसके इक्वेशन वही लाइन क्या हो जाएगा? 3,3, और नीचे से एक लाइन होगा y इक्वल 0 पर, है ना। तो y इक्वल 0 पे मतलब एक्सिस को कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? तो y को 0 रख लेता हूँ, y को 0 रखा।
माइनस माइनस कैंसिल हुआ, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 2 हुआ, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 लूंगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ये अभी तक इसका ग्राफ हुआ, ये लाइन हटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है इस पूरे में, इस पूरे में क्या लगाना है, तो क्या फर्क पड़ेगा इस ग्राफ में, नेगेटिव पार्ट है वो जितना भी नेगेटिव आ रहा है वो यहाँ से हटेगा और कहाँ शिफ्ट होगा, कितने कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। फिर और फिर इसे बीच में ये वाला क्वेश्चन का 14 वाले कर ले लेना होगा, कब हो गए सारे 24। देखो 24 में 24 क्वेश्चन देखोगे तो आपको बोला है कि f be a continuous function satisfying f of 0 equal to 1, f of 0 equal to 1। अब उसके बाजू में एक स्टेटमेंट दिया हुआ आपको, एक रिलेशन दिया हुआ है इस फंक्शन के बारे में, f of 2x माइनस f of x का आंसर किसके इक्वल है, x के बराबर है। और फिर लिमिट ढूंढना है टेंडिंग टू इंफिनिटी f of x माइनस f of x by 2 रेस्टेंट, तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता जब तक मुझे f of x नहीं मिलेगा। तो मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, और f of x मिलना कहाँ से, स्टेटमेंट से मिलना है। स्टेटमेंट पे अपने ध्यान दूंगा, स्टेटमेंट को समझने की ट्राई करूंगा कि स्टेटमेंट से मैं कैसे अपने ओरिजिनल f of x तक पहुंच सकता हूँ। यहाँ पर डोमेन क्या है 2x, यहाँ पर डोमेन क्या है, ये जो x है उसको मैं 2x माइनस x लिख सकता हूँ, पूरे को 2x माइनस x से डिवाइड कर लेता हूँ, f of 2x माइनस f of x अपॉन 2x माइनस। अब अच्छा मैं अगर इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ कि वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है उसको कैसे लिखोगे, ये 0 नहीं है उसको कैसे लिखोगे, 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये जो फॉर्म है तो RHC ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, f of x माइनस f of c डिवाइडेड बाय x माइनस c, तो ये बेसिकली f dash of x है, cx है ना आपका, तो इस क्वेश्चन में f dash of x 1 दिया हुआ है, और अगर f dash of x अगर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचूंगा, f of x इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c की वैल्यू पता करने के लिए f of 0 1 दिया हुआ है, x को 0 रखा, ये 0 हुआ, c 1 हो गया, ये फंक्शन हो गया, f of x पता चल गया। तो क्या करना था, g of x क्या है, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f of x जो आया हमारे पास x प्लस 1 माइनस f of x अपॉन f of x by 2 रेस्टेंस, यहाँ पर x by 2 रेस्टेंस डाल दोगे है ना, x की जगह पर क्या डालना पड़ेगा, x by 2 रेस्ट टू n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। n अगर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो 2 रेस्ट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा यहाँ पर, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1, तो सिर्फ x ही बचा होगा, x ही बचा हुआ, तो ये आप लोगों का g of x का आंसर आ गया x। और फिर पूछा है g of r स्क्वायर, और r 1 से लेके 10 पे जा रहा है, मतलब आपको g of 1 प्लस g of 2, सॉरी g of 2 नहीं, g of 4 से लेके g of 100 ढूंढना है, और g of x अगर आपका x है तो 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू 100 ढूंढना है, ये 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू द 10 स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला n plus 1 into 2n plus 1 divide by
फिर वो की बात 10 से 3 to the 6 this one the 11 में 10 2 5 जाते हैं 3 तो ये मेंशन और ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए इसके अंदर ये था आप लोगों का सेम मतलब इसी तरह का ये f(2x - f(x) ये अपनी ये था नंबर ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन ढूंढना था या इसमें तो कोई तो आप लोगों को इसके अंदर है 6 dBp निकालो और उसका 18%। dBp 6 18%। The number of continuous function f belongs to R to R satisfying यही रिलेशन है f of 0 equal to 1 and f of 2x minus f of x equal to x। पूछा गया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते कितने कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसमें भी ये सब कुछ सेम होगा आपको लास्ट में ही फंक्शन मिलता है x प्लस और तो उसका आंसर 1 है। ये आप लोगों को किसी ने मुझे डाउट तो पूछा नहीं था उस टाइम पर हमें डाउट थोड़ी आना चाहिए तो अगर कभी फिर भी ऐसा है तो फिर इस तरह से इसको फर्स्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया करो। अब एक बार आप लोग dpp 5 वापस निकालो लिमिट का ये सैंडविच थ्योरम जो है वो हमने पहले भी यूज किया था कहाँ पर प्रॉपर्टी लिमिट की डिराइव करने के लिए जहाँ से हमें ये पता चला था sin x is less than x less than 10x है ना। क्या किया था आपको अगर याद होगा तो हमने एक यूनिट सर्कल लिया था। यूनिट सर्कल में जब हम लोगों ने 3 एरिया को कंपेयर किया था कौन कौन से 3 एरिया था एक OAB ट्राइंगल एक OST ट्राइंगल और एक OAC सेक्टर सही है राइट। तो जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि सबसे छोटा एरिया कौन देगा OAC ट्राइंगल उससे बड़ा एरिया कौन देगा सेक्टर OAC उससे बड़ा एरिया कौन देगा ट्राइंगल OAB करेक्ट। OAC का एरिया कैसे पता किया था हमने OAC ट्रायंगल का एरिया कैसे पता किया था अच्छा यूनिट सर्कल तो सब कुछ 1 1 था ये थीटा था तो हाफ ऑफ 1 into 1 into sin थीटा एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड फिर सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 into pi r स्क्वायर और OAB का एरिया क्या था हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हाइट मतलब कौन AB AB कैसे निकाला था tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड तो AB किसके बराबर हो गया था tan थीटा के बराबर हो गया था तो हाइट आपका tan थीटा हो गया था 180 डिग्री टू 360 डिग्री तो हर जगह से 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला था sin थीटा लेस देन tan थीटा। देखा तो 3 फंक्शन है अगर इसको एक फंक्शन नाम दे दो f of थीटा इसको एक फंक्शन नाम दे दो g of थीटा इसको एक फंक्शन नाम दे दो h of थीटा। फिर हमने क्या किया था या तो फिर इसके पहले एक चीज और किया था हमने फिर इस फंक्शन का नाम देते क्योंकि आपको जानना था sin x by x क्या होता है
तो हमने पूरे इक्वेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को sin थीटा से डिवाइड कर लिया था। sin थीटा से डिवाइड किया तो क्या होगा, 1 लेस देन थीटा बाय sin थीटा लेस देन tan थीटा बाय sin थीटा, तो 1 बाय cos थीटा, sin कट हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल कर लिया था sin थीटा बाय थीटा लाने के लिए, तो रेसिप्रोकल किया था तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गया था, हो गया था राइट। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे cos थीटा इज लेस देन sin थीटा बाय थीटा इज लेस देन 1। अब ये मेरा फंक्शन है, सपोज f ऑफ थीटा, ये मेरा फंक्शन है g ऑफ थीटा, ये मेरा फंक्शन है h ऑफ थीटा। अब मेरे पास ये रिलेशन है कि f ऑफ थीटा इज लेस देन g ऑफ थीटा, g ऑफ थीटा इज लेस देन h ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, थीटा क्या नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिमिट अप्लाई किया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दैट्स हो गया था। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 f ऑफ थीटा लेस देन लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 g ऑफ थीटा लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 h ऑफ थीटा। अब g ऑफ थीटा में आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें आप थीटा की जगह पर 0 नहीं रख पाओगे, और वही मुझे पता करना था, तो मैं इसमें लिमिट नहीं लगा पा रहा था बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, बट मैं वो लिमिट इस पर इसमें तो अप्लाई कर पा रहा था। f ऑफ थीटा कौन था, cos थीटा, उसमें थीटा की जगह पर 0 रखा तो क्या पता चला, cos 0 is 1, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा ऐसा कुछ था भी नहीं, अगर होता तो मैं खुद भी कर लेता, इसका भी आंसर कितना आ रहा था 1, ये तो 1 ही था कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था, ये फंक्शन जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है या तो 1 से छोटा हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और लिमिट हम ढूंढते ही क्या है, जो नहीं हो सकता। तो अब पता चला था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 कभी नहीं हो सकता, राइट। ये जो थियरम है ना, ये पूरा इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। इसमें बेसिकली करते क्या है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन पता होता, मतलब फंक्शन ढूंढने को दिया होता है जिसका लिमिट फाइंड करना मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, जब वो g ऑफ x मुझे नहीं आता है तो मैं f ऑफ x और h ऑफ x ढूंढता हूँ। वो f ऑफ x जब इसमें लिमिट लगाना है, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ भी a फाइंड करना है, बट नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उस केस में जब पॉसिबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि हम g ऑफ x के आजू बाजू का फंक्शन पता करते हैं, वो आपको पता करना है, वो दिया नहीं होता है। आपको ढूंढना होता है कि ऐसा कौन h ऑफ x है जो g ऑफ x से बड़ा होगा, ऐसा कौन सा फंक्शन f ऑफ x है जो g ऑफ x से छोटा होगा, और वो भी फंक्शन ऐसे ढूंढने हैं कि जिसमें लिमिट लगाना आता हो आपको। फंक्शन तो पहले ढूंढना ही सबसे पहले डिफिकल्ट है, उसमें फिर आपको वैसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसका लिमिट लगाना आपको आता हो, और उसमें भी फिर वापस वैसा फंक्शन ढूंढने की दोनों तरफ सेम भी आंसर आना चाहिए, तो ही मतलब होगा। 3 चीज आपको एक साथ ढूंढनी है कि जब आप इसमें लिमिट लगाना आपको नहीं आता है, तो मैंने एक ऐसा फंक्शन पता कर लिया जो g ऑफ x से छोटा है और मुझे उसका लिमिट ढूंढना भी आता है। मैंने h ऑफ x पता कर लिया जो g ऑफ x से बड़ा है और मुझको लिमिट ढूंढना भी आता है, और वो भी लिमिट जब ढूंढा तो पता चला कि इसका आंसर किया है, ये तो आता नहीं, इसलिए तो सब करना पड़ रहा है, और इसका जब लिमिट पता चले तो ये भी किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू g ऑफ x का आंसर किससे बड़ा है, ये से बड़ा है। लिमिट एक्सटेंडिंग पे g ऑफ x का आंसर किससे छोटा है, तो k से बड़ा है या तो k से, तो क्या नहीं है, और आप ढूंढते हुए जो नहीं है, तो इसका भी फिर मैं ये बोल दूंगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग पे g ऑफ x का भी आंसर क्या होगा, k, जो नहीं हो सकता। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, राइट। तो जब आपके पास ये सबसे लास्ट ऑप्शन है लिमिट का, कि जब मेरे पास सिंप्लीफिकेशन से नहीं बन रहा है, इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है तो बन नहीं रहा है, प्रॉपर्टीज काम कर नहीं रही है, सीरीज काम कर नहीं रही है, एल हॉस्पिटल काम कर नहीं रहा है, इसको छोड़कर पूरी मेथड आती नहीं है, तो जब कुछ नहीं काम करे तो फिर लास्ट में आता है सैंडविच थ्योरम, जो सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि फंक्शन ढूंढना है, उसमें भी ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसका लिमिट भी ढूंढना आता हो और वैल्यू भी दोनों तरफ सेम आती है। फिर इसका एक ऑल्टरनेट भी है सैंडविच थ्योरम का, लिमिट ऑफ सम, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाके बात करेंगे। बट अगर अभी मुझे लिमिट ऑफ सम नहीं आता है या काफी बार लिमिट ऑफ सम भी टफ पड़ता है, सैंडविच थ्योरम से ज्यादा इजी होता है, तो कैसे सोचा जाता है वो मैं आपको समझा। तो क्वेश्चन देंगे कैसे, पहले तो पता करो कि इसमें सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो,
जब अब देखो DP5 में जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को छुड़वाया था 8 क्वेश्चन। पहले समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट? तो अब 8 क्वेश्चन में आप चेक करो, एक क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो आपको बोला गया है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अप टू द n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, राइट? इसमें लिमिट अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू ढूंढनी है। कैसे करें? कितनी बड़ी सीरीज है? इनफाइनाइट की सीरीज है। मैं डायरेक्ट तो लिमिट नहीं लगा सकता, कैसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि n की जगह पर इनफाइनाइट डायरेक्टली पुट कर लो, ऊपर भी तो इनफाइनाइट है, n से डिवाइड कर कैसे होगा? क्योंकि ये बहुत सारे टर्म्स है। अभी देख कौन सा फॉर्म है, अब ये कोई भी फॉर्म नहीं है, ये सारे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कोई फॉर्म ही नहीं होता। फॉर्म किसका होता है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते इसको। अभी अगर आपको लिमिट लगाना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये एलसीएम कहाँ से चालू हो रहा है? n स्क्वायर प्लस 1 से चालू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? इसको तो आप एलसीएम भी नहीं ले पाओगे, कितने इनफाइनाइट टर्म से कहाँ तक एलसीएम लोगे? तो ये नॉर्मल तरीके से होने वाला क्वेश्चन है, राइट? तो फिर मैं जब मुझे पता चल गया भाई ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, इनफाइनाइट लिमिट पे क्वेश्चन जा रहा है, तब मैं यहाँ पर सोचूंगा सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम के लिए मुझे क्या करना? अच्छा, मैं सैंडविच थ्योरम जब मैं सोचता हूँ तो मुझे फंक्शन बनाने पड़ते हैं, और जब मुझे फंक्शन बनाने पड़ता है तो मैं अपनी प्रॉब्लम पे पहले फोकस करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि उल्टा होता है, रेसिप्रोकल में होता है, n स्क्वायर प्लस 1 बाय n स्क्वायर 2 बाय n स्क्वायर प्लस 3 बाय n स्क्वायर प्लस n बाय n, तो हो जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही हो जाता है। तो इसमें क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है। मेरी प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की? कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैं इससे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? इसमें सबसे छोटा कौन है? n स्क्वायर प्लस 1। उससे बड़ा कौन है? तो जब मेरी प्रॉब्लम पता है कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, मैं ये बोल सकता हूँ कि n स्क्वायर प्लस 1 जो है या n स्क्वायर प्लस 2 जो है वो n स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा, ये मानते हो? और n स्क्वायर प्लस n से तो कंफर्म है छोटा ही होगा, सबसे बड़ा टर्म ही है, उससे तो छोटा ही होने वाला, राइट? n स्क्वायर प्लस 2 के बाद कौन आता होगा? वो किससे बड़ा होगा? n स्क्वायर प्लस 2 से बड़ा होगा, बट मैं n स्क्वायर प्लस 2 लूंगा नहीं, क्योंकि वापस n स्क्वायर प्लस 2 लोगे तो वापस आप, क्योंकि बाद में जाके रेसिप्रोकल भी तो करने वाले हो, तो वापस आपका डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? हर टर्म को सबसे छोटे टर्म से बड़ा कर दूंगा और सबसे बड़े टर्म से छोटा कर दूंगा। n स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 2 से बड़ा है तो n स्क्वायर प्लस 1 से भी तो बड़ा ही है, और n स्क्वायर प्लस n से तो कंफर्म है छोटा है। n स्क्वायर प्लस 4 भी किससे बड़ा होगा? n स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा, n स्क्वायर प्लस n से छोटा होगा। उस तरह से n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 जो इसके पहले का टर्म होगा वो n स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा और n स्क्वायर प्लस n से छोटा होगा। अब इनका मैं करूंगा रेसिप्रोकल। जब इनका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 ग्रेटर देन 1 बाई
n स्क्वायर प्लस n, ये ठीक है, राइट। इन सबको अब n से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में भी तो चाहिए, और n से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। अब इन सबको ऐड कर लेते हो, क्योंकि मुझे भी तो एडिशन ही चाहिए। तो जब सबको ऐड करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 से चालू होगा, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 कहाँ तक जा रहा है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 तक जा रहा है, राइट। किससे छोटा है ये, इन सबके एडिशन से। पर इन सबका फायदा कि अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो कितने टर्म का एडिशन हो रहा है, n-2, कितने टर्म का एडिशन हो रहा है। आप लोग 2 से चालू करके कहां तक गए, n-1 तक गए, मतलब n स्क्वायर प्लस 1 मिलेंगे और n स्क्वायर प्लस n मिलेंगे, मतलब 2 टर्म मिलेंगे, n-2, 2 टर्म मिलेंगे ना। तो क्या करूंगा, n-2, और सेम किससे बड़ा है ये, डिनोमिनेटर वापस सबका सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर भी कितने टर्म्स है, n into n-2, n by n स्क्वायर प्लस 1 n माइनस 1 टाइम्स, है ना। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार, n माइनस 2 टाइम्स, राइट। अच्छा ये भी आपको अगर ये भी कंफ्यूजन करते तो मुझे लगता है ये भी मत करो, आप पहले फर्स्ट टर्म से चालू करो। n स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो n स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा, बट n स्क्वायर प्लस n से छोटा होगा, तो जो n माइनस 2 टर्म्स का भी कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, फालतू में आप लोग उससे कंफ्यूज हो जाएगा, वैसे ही सैंडविच थ्योरम उसके लिए। और n स्क्वायर प्लस n जो होगा वो भी n स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा, बट n स्क्वायर प्लस n के इक्वल होगा, बट n स्क्वायर प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, और ऊपर भी रेसिप्रोकल करता हूँ, तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n लेस देन n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब जब आप ऐड करोगे तो बीच में एग्जैक्टली वो फंक्शन है जो आपको पूछा गया है ना। इसको अगर मैं f ऑफ x नाम दे दूं पूरे को, तो मेरे को ये f ऑफ x मिल गया, किससे बड़ा और किससे छोटा, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार, n टाइम्स, तो इसको इंटू n करूंगा तो n स्क्वायर हो जाएगी, किससे बड़ा, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n टाइम्स, तो इंटू n करूंगा तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस। मुझे इसका लिमिट फाइंड करना नहीं आता, बट इन दोनों का तो आता है। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ x जो है वो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n से बड़ा होगा, बट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से तो छोटा होगा, ये ठीक है, राइट। अब क्या करोगे आप, n स्क्वायर डिवाइड, अब जब ये तब तक पहुंच गए तो हम लोग हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लेंगे, हाईएस्ट पावर से जब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, यहाँ पर भी 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर भी, तो बचा क्या, आप ये बोलो कि इसका आंसर 1 से बड़ा है, यहाँ पर भी क्या बचा 1, तो अब यहाँ पर बोल रहे कि 1 से छोटा है, तो 1 से बड़ा भी और 1 से छोटा भी है, तो क्या नहीं है, और आपको वही ढूंढना था क्या नहीं है, तो इसका आंसर किसके इक्वल है, 1 के बराबर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का, राइट। अब देखो कहीं पर भी लिखा नहीं होता है कि सैंडविच थ्योरम लगाने, बट आपको समझ में आ जाए कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो आप इसमें सैंडविच थ्योरम सोच सकते हो। मैं आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन दो 3 टाइप के क्वेश्चन बता सकते हैं सैंडविच थ्योरम लगाना, बाकी फिर लिमिट ऑफ सम से कर लेना। जैसे 9th है,
नाइन्थ में भी सेम प्रॉब्लम है। नाइन्थ में ही देखोगे तो नाइन्थ में आप लोगों का सिग्मा से चालू हो रहा है, अब देखोगे तो, है ना। सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, आर की जगह पर 1 रखोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 1 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, 2 रखोगे तो 2 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, 3 रखोगे तो 3 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 3। तो वापस अपने वही प्रॉब्लम हमारे डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो आप एलसीएम नहीं ले पाओगे, वो भी इनफाइनाइट सीरीज है। तो फिर मुझे बताओ जो आपका फर्स्ट टर्म है, अब इसके हिसाब से मुझे क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, वो आप लोग बता पाओगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन ये है 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, कहाँ तक, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n। सेम प्रॉब्लम एलसीएम नहीं ले पाओगे तो इनफाइनाइट के लिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 किससे बड़ा, सबसे लोवेस्ट टर्म से या इक्वल, और किससे छोटा, सबसे बड़े टर्म से छोटा। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 किससे बड़ा, किससे छोटा, सबसे छोटे टर्म से बड़ा, सबसे बड़े टर्म से छोटा, राइट। n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से बड़ा, n स्क्वायर प्लस n से छोटा। सबसे लास्ट टर्म n स्क्वायर प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस n के इक्वल बट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से बड़ा। क्या करोगे फिर इसका, रेसिप्रोकल करोगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाने के बाद फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 किससे बड़ा होगा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से बड़ा बट किससे छोटा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस, इनइक्वालिटी चेंज हुई होगी। सेकंड वाले टर्म का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n से बड़ा किससे छोटा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से छोटा। अब इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। फिर तीसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल करके फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से छोटा, और किससे बड़ा, 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n से बड़ा। ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक, पूरी सीरीज नहीं लिख रहा हूँ। फिर आप सबका क्या करोगे, एडिशन, सबका एडिशन करोगे, यहाँ पर वो वैल्यू आएगा, वो फंक्शन आएगा जो ये क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, पर इसको सोल्व करना आता है n into n plus 1 by 2, क्योंकि ऊपर आपका 1 plus 2 plus 3 आ जाएगा अप टू द n तक जाओगे तो डिनोमिनेटर n plus 1 और ऊपर आ जाएगा 1 plus n का एडिशन n into n plus 1 by 2, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर n स्क्वायर प्लस n प्लस n, न्यूमरेटर 1 से लेके n का एडिशन n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसमें भी लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें भी लगेगा। ये नहीं आता ढूंढना, ये पूरी सीरीज पढ़ी है तो आता है, किससे डिवाइड, n स्क्वायर से डिवाइड करो तो ऊपर क्या बचेगा, 1 plus 1 by n, n स्क्वायर प्लस n था, या पैसा समझ, ठीक है वही हो गया, 1 plus 1 by n, नीचे n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 plus 1 by n plus 1 by n स्क्वायर, फिर n को इनफाइनाइट रखोगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, ये 2 बचेगा, इसका आंसर कितना है 1 by 2। इस तरफ पे n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 plus 1 by n डिवाइड बाय 2 into 1 plus 1 by n plus 1 by n का एक्सपेंड आपको तो बाकी भी सब 0 देगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1 by 2। तो ये वैल्यू 1 by 2 से बड़ा, 1 by 2 से भी छोटा है, तो क्या नहीं है 1 by 2 नहीं है, और by 2 ना, तो इसका आंसर 1 by 2।
अब आप लोग वापस आ जाओ DPP 10 पे। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20। पहले क्वेश्चन पढ़ दो। तीन अलग अलग लाइन की बात होगी, L1, L2 एंड L0। और तीनों में मुझे ट्राइंगल भी बनाना है, ट्राइंगल ABC। तो साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस, L1 = 0, L2 = 0 एंड L3 = 0। L1 को सबसे पहले देखते हैं। L1 क्या दिया हुआ है? 5 = लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4/n² sigma of r = 1 to n greatest integer of rx plus 3। तो r की वैल्यू 1 पुट करना चालू करोगे तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 3, फिर ग्रेटेस्ट ऑफ 2x plus 3, फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ax plus 3। ये ग्रेटेस्ट कहां तक जाएगा? nx plus 3 और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको इनफाइनाइट टाइम्स हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट हटाने के बाद ही आगे काम बढ़ेगा, राइट? और ग्रेटेस्ट भी कहाँ हटेगा? कंसेक्यूटिव नंबर्स को हटेगा। ग्रेटेस्ट भी कहाँ होता है? 1 से 2 के बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में होगा। यहाँ पर जाना कहाँ तक है? तो 1 से 2 में ब्रेक कर लोगे, 2 से 3 में ब्रेक कर लोगे, 3 से 4 में भी हो जाएगा, 4 to 5 में हो जाएगा। ऐसे आपको इनफाइनाइट तक जाना है, जो करना पॉसिबल इसमें यूज करना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम, है ना? जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। तो हमें ये तो पता ही है कि किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? ग्रेटेस्ट ऑफ x हमेशा किससे छोटा होगा? x से छोटा होगा, क्योंकि अगर x अगर आपने सपोज इंटीजर भी लिया 6 लिया तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा तो इक्वल हो सकता है। बट अगर आपने यहाँ पर 6.1 लिया तो 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6.1 से तो छोटे होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा किससे छोटा होगा? x से छोटा होगा या तो इक्वल, फिर वो x इंटीजर हो या नॉन इंटीजर। इन बोथ द केसेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन x और इक्वल टू x इफ x इज एन इंटीजर। और ग्रेटेस्ट का एग्जिस्टेंस कहाँ होता है? इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर। जैसे कि वो x से छोटा है तो किससे बड़ा है? x - 1 से बड़ा है हमेशा। x का कंसेक्यूटिव कौन हो जाएगा? x - 1 हो जाएगा, है ना? आप कोई भी वैल्यू चेक कर लो। 5.2 तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, तो 5.2 से तो छोटा है और 4.2 से बड़ा है 5.2 - 1। तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सैंडविच थ्योरम यूज करना है, या फ्रैक्शनल पार्ट भी ऐसे ही हो गया, जब फ्रैक्शनल पार्ट तो बस इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को सबसे पहले क्या लिख लेंगे? x - ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसमें फिर ये रूल अप्लाई करेंगे। तो ये याद कर लीजिए,
मतलब इसको ध्यान रख लीजिएगा याद, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है। अभी इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट ऑफ x के बाद फिर ग्रेटेस्ट ऑफ 2x लेना था, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2x किससे बड़ा? 2x माइनस 1 से बड़ा, किससे छोटा? 2x से छोटा। 3x का ग्रेटेस्ट किससे छोटा? 3x से छोटा पर किससे बड़ा? ऐसे चलता रहेगा। तो ग्रेटेस्ट ऑफ nx किससे छोटा तो किससे बड़ा? nx माइनस 1 से बड़ा। इन सबको ऐड करना था। अगर सिग्मा अब देखोगे तो सिग्मा दो जगह पर लग रहा है, सिग्मा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ rx में भी लग रहा है और सिग्मा 3 में भी लग रहा है। क्वेश्चन देखा आप लोगों ने L1 का, तो सिग्मा जब दोनों में अप्लाई करोगे तो जो दूसरा वाला पार्ट है 3 वाला, उसमें भी तो सिग्मा लगेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा 3? सिग्मा 3 कितना होता है? 3n by 3 plus 3 plus 3 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो सिग्मा 3 कितना? 3n। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 4/n² बाहर है ना लिखा, तो 3n को 4/n² से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा हुआ? 12/n। और n कहाँ है जिसको अप्रोच कर रहा है? 12/n² तो क्या हो जाएगा? तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा प्रॉब्लम कौन है? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो बीच में जो सीरीज आएगी वो मुझे फाइंड करना नहीं आता है, बट अब ये सब ऐड होगा तो इसमें से क्या कॉमन है? x क्या रहेगा अंदर? 1 plus 2 plus 3 up to the n। 1 से लेके n का एडिशन n into n plus 1/2 into x। x कॉमन लिया। यहाँ पर इन सब में से क्या कॉमन है? फर्स्ट टर्म में से x क्या बचेगा? 1 plus 2 plus 3 up to the n। तो n into n plus 1 divided by 2 into x। और -1 -1 -1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। ये तो इन सब की सीरीज आया है ना, इसको f of x नाम देते हैं। उस f of x को आपको किससे मल्टीप्लाई करना था? 4/n²। 4/n² के साथ, यहाँ पर भी 4/n² के साथ, यहाँ पर भी 4/n² के साथ। फिर उसमें लगाना था लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ पर भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। करेक्ट? यहाँ से क्या कॉमन है? n। तो n कॉमन निकाल के एक बार कट कर लिया जाए, अब क्या बचेगा? लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4 into n plus 1 into x minus 2 upon 2n। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो क्या करोगे? n से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ये 2 to the 4 कर लेते हैं। n से डिवाइड करोगे तो 1 plus 1/n into x minus 2/n। n by n तो 1 हो जाएगा। n को इनफाइनाइट रखा, 1/n 0, 2/n भी 0, क्या बचा? 2x। अब इस तरफ n कॉमन निकल के कैंसिल, ये 2 to the 4 क्या बचा? ट्वाइस ऑफ n plus 1 into x डिवाइड बाय n। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट किससे डिवाइड? n से डिवाइड, तो क्या बचा होगा? 1 plus 1/n into x। n इनफाइनाइट को अप्लाई करूंगा तो ये 0, तो 1 into x is x into 2x। आप ये बोल लो कि इसका आंसर 2x से छोटा है या तो 2x से बड़ा है, तो क्या नहीं होगा? क्योंकि L1 बन गया आपका y equal to 2x। उस ट्राइंगल का एक साइड बना y equal to 2x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी आता है इसको यूज करो। फ्रैक्शनल पार्ट आए तो पहले ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको यूज करो। क्लियर है ये? तो फिर अब आगे कर ही रहे तो फिर L2 भी बताओ। L2 में अब पहले L3 ढूंढ लेते फिर L2 पे जाते, क्योंकि L3 लिमिट का है। L3 बताओ पहले क्या होगा L3 का?
क्या होगा L3? ग्रेटेस्ट सेंटर के अंदर क्या दिया है? थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे, थीटा से थोड़ी छोटी वैल्यू 0 माइनस मतलब क्या होगी? 0 से छोटी वैल्यू, उसका क्या करोगे? अच्छा पहले ये बताओ, थीटा स्क्वायर और थीटा में मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा होगा? अब इधर के आसपास वैल्यू बात कर रहे थे, थीटा की पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होता है, सही है? तब मुझे बताओ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी उसमें थीटा स्क्वायर किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में। तो थीटा -1 से 0 के बीच में, उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, उसको आप किसके साथ ऐड कर दो? थीटा के साथ। थीटा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है? थीटा। तो थीटा स्क्वायर पॉजिटिव है, थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड से बड़ी, सही है? तो आंसर किस में जा रहा होगा? नेगेटिव। 0 माइनस प्लस साइन थीटा दिए, तो साइन थीटा की बात कर रहा था। 0 माइनस कौन सा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाई दिया होता है, तो पूरा वो जो अंदर जो आ रहा है ग्रेटेस्ट के अंदर, उसके अंदर वैल्यू सारी नेगेटिव आएगा, किसके बीच में होगा? -1 से 0, साइन भी तो -1 और 0 के बीच में होता है, तो पूरी रेंज हो गई -1 और 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो -1 और +1, तो +1 भी करने को बोला है, तो 0, तो y = 0, तो L3 हो गया y = 0, मतलब खुद है नेगेटिव होगा तो क्या रेंज होगा? मतलब किसके बीच में होगा? -1 और 0 के बीच में होगा। साइन थीटा भी तो वही रेंज होती है, -1 से 0 थीटा। नहीं, इसलिए 0 से -1 के बीच में अंदर ये समझ रहे हैं कि थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, उसमें थीटा स्क्वायर प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी 0 के एकदम आजू बाजू की होगी बट नेगेटिव होगी, उसमें साइन थीटा भी 0 माइनस जब करोगे तो 0 से थोड़ी छोटी होगी, तो वो भी नेगेटिव होगा, बट ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव वैल्यू कुछ भी होगा, वो 0 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो दोनों साइन भी 0 से थोड़ी छोटी हुई, तो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा भी 0 से थोड़ी छोटी है, तो दोनों के एड पर तो भी -1 तक तो नहीं पहुंच रहा होगा, इसलिए उसका रेंज -1 और 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया होगा -1, उसमें फिर वो +1 आ गया, ट्रेड करने को बोला तो 0। तो L3 हुआ x एक्सिस क्योंकि y = 0 कर दिया, L1 हुआ y = 2x जो हमने अभी सैंडविच थ्योरम से डिराइव कर लिया था, दो साइड मिल गए ट्रायंगल। अब L2 जो है उसमें लिमिट की कहीं जरूरत नहीं, वो इनवर्स डी होगा क्वेश्चन, बताओ क्या होगा L2 वाला। Obtained from L1 by rotating it through an angle of sigma I = 2 to 3 cot inverse I in anti-clockwise sense about the point whose axis side 2। ये तो सेंटेंस का मतलब समझ आ गया आप लोगों वो जो L1 मिला हमको, उसको थीटा से रोटेट किया और थीटा का हमको मिला हुआ है, तो कितना होगा थीटा निकालने की क्या? और आई क्या है 2 और 3, तो cot inverse 2 प्लस 4 फॉर्मूला नहीं होती है, किसमें कन्वर्ट? तो cot inverse 2 मतलब tan inverse 1/2, cot inverse 3 मतलब tan inverse 1/2, तो tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/3 का आंसर। tan inverse x प्लस tan inverse y क्या होगा? tan inverse होगा x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है? 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 into 1/3 was 5/6, 1 minus 1/6 5/6, तो 5/6 का कैंसिल हो गया 45 डिग्री। तो आपने 45 डिग्री पे रोटेट किया किसको? L1 को। L1 कौन है?
y/2x को आपने रोटेट किया 45 डिग्री पर, तो जो नया लाइन बना वो ढूंढना है, क्या बनेगा? देखो एक बार डायग्राम अपने नोटबुक में बना के आप y/2x की लाइन को 45 डिग्री पे रोटेट कर लो, तो जो नई लाइन बनेगी उसका इक्वेशन क्या होगा? अच्छा ये भी देखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना तो है, बट अबाउट द पॉइंट साइड 2। एक बार अगर डायग्राम बनाएंगे तो y/2x की लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, मतलब साइन से में तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पास होगा, ठीक है राइट। अच्छा इस लाइन को आपको कितने डिग्री पर रोटेट करना है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर जब रोटेट करोगे किसके कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में? x2 का मतलब तो जब आपका x2 होगा तो कैसे उसका क्या मतलब? y/2x में x = 2 पुट करेंगे तो y कितना होगा? मतलब आप ये बोलो कि यहाँ पर कहीं पर 2,4 होगा, उस पॉइंट से आपको कितना डिग्री पे रोटेट करना है? 40। तो जो लाइन आपका बनेगा वो कहाँ से पास हो रहा होगा? बना के तो मुझे वो सेंटेंस, काफी लोग सेंटेंस समझो और मुझे बना के तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मतलब वर्टिकल लाइन। अरे मैं ऐसे समझा देता हूँ, इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप कितना? tan इनवर्स 2 y/mx। तो स्लोप कितना है? tan इनवर्स 2। इसी को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसको कितना डिग्री रोटेट करो? 25 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये एंगल कितना है? ये आप लोगों का जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना है? tan इनवर्स 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका स्लोप कितना है? tan इनवर्स 2। और उसको आप कितने डिग्री पे रोटेट कर रहे हो? 45 डिग्री पर। वो भी आप लोगों को किसके रिस्पेक्ट बोला है? इन एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट whose FC side 2 whose FC side 2। तो FC side to FC मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट जब 2 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4। तो आपका अब जो नया मतलब जो लाइन आपको फाइंड करना कहाँ से पास हो रहा है? 2,4 से पास हो रहा है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करने को बोला है। अब सिर्फ पॉइंट पता चल गया तो फिर प्रॉब्लम किसका है? स्लोप का। tan इनवर्स 1 कितने डिग्री पे रोटेट किया? इसका स्लोप ऑलरेडी tan इनवर्स 2 था और उसको और कितना ऐड किया आपने?
1 tan इनवर्स 1। तो आपका मतलब कि आप लोगों का जो नया स्लोप होगा वो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 प्लस 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब tan इनवर्स 1, राइट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बट यहाँ पर xy आपका ग्रेटर देन 1 है। xy जब ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या करते हैं, बहुत पाई एड भी करते हैं, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या बनाइए, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ ऊपर भी 3 नीचे माइनस 1, राइट। तो क्या हो गया, ये पाई माइनस tan इनवर्स का माइनस बाहर क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है, राइट। अब पूरा लाइन चाहिए कि नीचे वो भी पता कर लेते हैं। आपको बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द सम ऑफ द टेंजेंट्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। आप लोगों का जो ट्राइंगल बना है उस ट्राइंगल का अंदर जो तीनों एंगल बनते हैं ना उसका टेंजेंट का एडिशन करना है। 3 एंगल कौन कौन से बने, सॉरी 3 लाइन कौन कौन से बने, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 0, और ये आपकी तीसरी लाइन ये वाली। ये तो पक्की बात है, ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां के रिस्पेक्ट में आपने रोटेट किया, राइट। ये आपका y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, x एक्सिस। ये स्लोप मुझे पता है कितना, tan इनवर्स 2। ये इस लाइन का स्लोप होगा जो कितना मिला, पाई माइनस, ये पाई माइनस tan इनवर्स 3 है। तो अगर ये पाई माइनस tan इनवर्स 3 है तो ये कितना, tan इनवर्स 3। वे पूरे एडिशन मिलके तो 180 हो जाना चाहिए, करेक्ट। और ये है, ये कितना होगा, पाई माइनस tan इनवर्स 2 पाई माइनस tan इनवर्स 3, पाई माइनस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, राइट। ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, इस तीनों का tan की वैल्यू का एडिशन है। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 2, tan ऑफ tan इनवर्स 3 tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पाई को तो कुछ नहीं करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स की फॉर्मूला लगाऊंगा तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, पर ये xy ग्रेटर देन 1 है तो पाई ऐड भी करूंगा, इसमें पाई ऐड भी कर लेगा। तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 प्लस 2 पाई अपॉन माइनस पाई माइनस 1। तो tan इनवर्स का माइनस बाहर आएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बचा था यहाँ पर, tan इनवर्स 1, क्या बचा, tan इनवर्स 1। तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 2 आया था, फिर 3 आया, फिर 1 आया, तो सब मिला के ठीक है। तो इसमें मेन तो वो सैंपल थ्योरम से कैसे फाइंड करते हो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे, ये बस ध्यान रखना, ये बहुत बार काम आता है। और बाकी जो मैं बताया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो बस डिनोमिनेटर सबसे छोटे टर्म से बड़ा लेने का, सबसे बड़े टर्म से छोटा लेना, हर एक टर्म, तो ही वो डिनोमिनेटर सेम बन पाएगा, तो ही काम हो जाएगा आपका। तो मेरी तरफ से मुझे जो आप लोगों को एलसीडी में मतलब लिमिट कंस्ट्रेंट डिफरेंस में जो भी समझाना था मैंने पूरा समझा दिया। 10 डीपीपी डिस्कस हो गई, तब आप लोग 10 के 10 अगर बाकी हो कुछ भी तो पहले वो कंप्लीट करो, फिर डिवाइस जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो।